बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे वेव्स और एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स क्या है? वेव्स असल में किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी बर्तन के अंदर या किसी झील पर या नहर के किनारे चले जाएं, वहां पर आप एक पत्थर को जब पानी के अंदर फेंकते हैं, आप देखेंगे जहां पर वो पत्थर गिरता है तो पत्थर के गिरने की वजह से पानी की सरफेस के ऊपर जो वेव्स हैं, लहरें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके पत्थर के गिरने की वजह से उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। तो किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उसको हम वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पानी की मिसाल दी, या आप एक रस्सी को दीवार के साथ बांध के उसको जर्क देते हैं तो उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होगी उसको हम वेव कहते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर। दूसरी चीज ये है कि मीडियम के अंदर ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। अब इसके साथ साथ दूसरी जो चीज है, डिस्टर्बेंस के साथ साथ ये एनर्जी को ट्रेवल करवाते हैं। एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है। बट जो अगली बात यहां पर लिखी हुई है विद आउट मैटर, इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक बॉल लें और उस बॉल को किसी शीशे की विंडो के ऊपर स्ट्राइक करें तो बॉल के टकराने की वजह से शीशे की जो विंडो है वो टूट जाएगी। अब उस शीशे की विंडो को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई है वो अपने बॉल के थ्रू दी है। आपकी एनर्जी बॉल के साथ ट्रेवल हुई है, मतलब एनर्जी विद मैटर ट्रेवल हुई है। बट वेव्स के अंदर जो एनर्जी है वो मैटर के साथ ट्रेवल नहीं होती, विदाउट मैटर ट्रेवल करती है। अब इसको कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं? आप पानी का एक बर्तन लें, उसके अंदर कागज का या कॉर्क का कोई पीस रखें और पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करें। आप देखेंगे कि वो कॉर्क या कागज का पीस ऊपर नीचे तो मूव करेगा बट वेव के साथ आगे की तरफ नहीं जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि वेव्स जो है वो एनर्जी को तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करवाती हैं बट मैटर को शिफ्ट नहीं करती। तो हम कह सकते हैं किसी भी मीडियम के अंदर ऐसी डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर ट्रांसफर करे उसको हम वेव कहते हैं। ओके, जाके फर्दर हम देखते हैं वेव्स की टाइप्स को। तो वेव्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फर्क है? तो सबसे बड़ा और बेसिक फर्क है इनमें वो ये है कि जो मैकेनिकल वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारी आवाज है, हमारी आवाज एक मैकेनिकल वेव है, तो हमारी आवाज को गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। हमारी आवाज वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती क्योंकि ये वाइब्रेशंस है, तो वाइब्रेशंस को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में शिफ्ट करवाने के लिए दरमियान में पार्टिकल्स चाहिए, मीडियम चाहिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, टेलीफोन के सिग्नल्स हैं, ये ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करवाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में से भी गुजर सकती हैं। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उसके साथ साथ जो मैकेनिकल वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स होती हैं। मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव्स के लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं ये आगे हम तफसील से अभी पढ़ेंगे। उसके बाद अब चूंकि मैकेनिकल वेव मीडियम डिपेंडेंट है, इसको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत है, तो इसका मतलब यह होगा कि विद द चेंज ऑफ मीडियम इसकी जो स्पीड है वो भी चेंज होगी, क्योंकि हर मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो मुख्तलिफ होती है। तो विद द चेंज इन द डेंसिटी जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनकी स्पीड भी मीडियम के साथ चेंज होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चूंकि इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट है मीडियम से, तो इनकी जो स्पीड है वो भी मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। और इनमें जो कॉमन चीज है, बोथ ट्रांसफर द एनर्जी और बोथ जो है वो मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, दोनों के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये इनकी कॉमन बात है। तो ये दो टाइप्स थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ओके जी, अब आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें उसको समझने के लिए ये आप एग्जांपल को देख सकते हैं कि एक दीवार के साथ एक रस्सी बांधी गई है। ये वो रस्सी है अपनी रेस्ट की हालत में। जब आप इसको झटका देते हैं, जर्क देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मीडियम के पार्टिकल ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स जो रस्सी है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, बट आपको वेव आगे की तरफ जाती हुई महसूस होगी। जैसे दीवार की तरफ आपने रस्सी बांध के उसको झटका देंगे तो आपको वेव ऐसे आगे की तरफ जाती हुई महसूस होगी, बट जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऊपर और नीचे मूव करेंगे। तो इस कंडीशन को, जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपागेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें। अब देखिए इस कंडीशन में वेव प्रोपागेट कर रही है इस डायरेक्शन में, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं ऊपर और नीचे। इस तरह की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, जिसके अंदर जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब इसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट हैं, हम उनको देख लेते हैं। जब ये वेव मूव करती है तो इसके कुछ पार्टिकल उसकी मेन पोजीशन के ऊपर वाली साइड पर होते हैं और कुछ पार्टिकल इसकी मेन पोजीशन की नीचे वाली साइड पर होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर हम्प बनता है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और इसी तरह जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो एक जो वेव होती है वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ उनके मिलने से बनती है। तो एक ट्रांसवर्स वेव को हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ के मिलने से बनती है। तो ये थी हमारी ट्रांसवर्स वेव। अब आगे हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये एक पिक्चर दिखाता हूं। आप इसमें देखिए, ये एक हमारे पास स्प्रिंग है। अगर आप इस स्प्रिंग को पकड़कर ऐसे आगे और पीछे मूव करवाएं, आगे और पीछे मूव करवाएं, यस दिस पिक्चर। अब इस स्प्रिंग को पकड़ के जब आप आगे और पीछे मूव करवाएंगे, यू कैन सी कि जब हम इसको पीछे खींचेंगे तो इसके ये जो स्प्रिंगों के छल्ले हैं ये इस हिस्से में देखें, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और जब हम इसको आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो इसके ये जो छल्ले हैं ये एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। तो अब इस सूरत हाल में देखें, अब वेव भी इस सिमत में जा रही है और जो इसके पार्टिकल है मीडियम के वो भी इसी सिमत में मूव कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इस तरह की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब इसके भी दो हिस्से होते हैं। अब जिन हिस्सों में ये पार्टिकल करीब करीब होते हैं इनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन, सॉरी कंप्रेशन कहते हैं। जहां पर ये पार्टिकल करीब होते हैं उनको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पर ये पार्टिकल्स दूर होते हैं इसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ये थी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के दो हिस्से होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। जहां पे पार्टिकल्स सलिंकी के करीब होते हैं वो कंप्रेशन कहलाते हैं, और जहां पे ये पार्टिकल्स दूर होते हैं उनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। ओके जी, फर्दर अब हम जो वेव्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज वेव लेंथ। ये आपने बहुत सारी जगहों पे इसका नाम सुना होगा। वेव लेंथ क्या होती है? हम दो कंसेक्टिव क्रस्ट, एक ये क्रस्ट है और इससे वेरी नेक्स्ट क्रस्ट कौन सा है? ये वाला। तो इन दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान ये जो फासला है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्टिव ट्रफ, एक ये ट्रफ है और एक ये ट्रफ है, इनके दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या अगर आसान लफ्जों में कहूं, एक क्रस्ट और ट्रफ, कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक वेव बनाते हैं, और इसकी ये जो हाइट है, ये जो क्रस्ट की हाइट है, इसको हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं कि इसकी मेन पोजीशन से क्रस्ट की या ट्रफ की जितनी हाइट होती है इस हाइट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दो चीजें हमें यहां पे क्लियर होगी, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहेंगे, और मेन पोजीशन से क्रस्ट या ट्रफ का जो फासला है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके जी, अब दूसरी जो चीज इसके साथ हम पढ़ेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर से पर सेकंड कितनी वेव्स गुजरती हैं
उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर किसी एक पॉइंट में से कितनी वेव्स पास ऑन करेंगे उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको एफ से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, उसको हम एन से शो करवा रहे हैं, पर यूनिट टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू द पॉइंट दैट इज टी, तो इसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उसके बाद थर्ड जो टर्म इसके साथ एसोसिएट होती है दैट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। अब ये उसका उलट है कि एक वेव एक पॉइंट में से गुजरने के लिए कितना टाइम लेती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको टी से डिनोट करते हैं। इसके भी अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो यू कैन सी टाइम टेकन बाय अ वेव दैट इज टी और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट दैट इज एन। अब आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज एन ओवर टी और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज टी ओवर एन। अब इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या बनता है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आगे हम इसको देखेंगे। उसके बाद चौथी जो चीज इसके साथ एसोसिएट होती है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है पार्टिकल का उसकी मीन पोजीशन से, कि मीन पोजीशन से किसी वेव के मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसकी एक्सट्रीम तक, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये चार चीजें जब भी हम किसी वेव की बात करते हैं, एक उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम पीरियड और उसका एम्पलीट्यूड, ये चार चीजें वेव को डिफाइन करने के लिए जरूरी होती हैं। अब हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि n ओवर टी और t ओवर n ये दोनों आपस में उलट बनते हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन बनता है टाइम पीरियड के साथ वो उसका रेसिप्रोकल होता है। t इज इक्वल टू 1 ओवर f और f इज इक्वल टू 1 ओवर t। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कंसीडर किए जाते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाता है। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, अब इन दो पिक्चर्स को जरा गौर से देखिएगा। अब हम यहां पर देख सकते हैं अगर इस वेव के अंदर ज्यादा क्रस्ट ज्यादा ट्रफ्स है, इसका मतलब ये होगा कि जब ये वेव पास करेगी तो पर यूनिट टाइम के अंदर एक पॉइंट में ज्यादा क्रस्ट और ट्रफ गुजरेंगे, दैट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बट उसके कंपैरिजन में जो ये वाली वेव है इसमें आप देखें कि इसके ये जो वेव जब पॉइंट के अंदर से गुजरेगी तो क्रस्ट और ट्रफ की जो तादाद है वो कम होगी। मतलब ये हुआ कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है और ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, हम रिलेशन देखते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का। यहां पर इस जगह पर ये इन दोनों वेव्स को आप जरा गौर से देखें। ये दो वेव्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं ये लो एम्पलीट्यूड वाली वेव है और ये हायर एम्पलीट्यूड वाली वेव्स है, बट इनके फ्रीक्वेंसी सेम है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्रस्ट और नंबर ऑफ ट्रफ्स आर सेम, बट इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। ये स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली है और ये लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेव्स हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है और ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। हाई फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ क्रस्ट या नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ज्यादा होती हैं, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी के अंदर नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कम होती है। तो इस तरह आप लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो एम्पलीट्यूड और हाई एम्पलीट्यूड वेव्स में फर्क कर सकते हैं। अब हम साउंड वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, जब हम उसको मूव करवाते हैं या आगे पीछे मूव करते हैं तो आवाज पैदा होती है। उसी तरह जो ड्रम है, हम ड्रम के ऊपर भी जब हम बीट करते हैं किसी रॉड के जरिए तो वो उसकी जो बीट है उसकी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशन ही बेसिक काज होती है साउंड वेव्स का प्रोड्यूस होने का। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एक ड्रम है, इसका ये जो ड्रम का जो पर्दा है, जब हम इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने से जो ड्रम का पर्दा है वो आगे पीछे मूव करेगा, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होंगे और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के प्रोड्यूस होने की वजह से हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी मीडियम जब वाइब्रेट करता है तो वो उस साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है। आप जो हम बोल रहे हैं आप इसकी भी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। जब आप बोल रहे हो तो आप अपने गले पर ये नरमी से हाथ रखेंगे तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हुए आपको फील होंगे। ये वाइब्रेशन आप यहां से इसको फील कर सकते हैं। तो हमारी आवाज भी असल में वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं पिच की।
पिच ऑफ द साउंड क्या होता है? पिच ऑफ द साउंड असल में समझने के जैसे मेल्स की आवाज भारी होती है जबकि फीमेल्स की आवाज जो है वो बारीक होती है। तो बारीक और मोटी आवाज में जो फर्क है उसको हम पिच कहते हैं। कोई आवाज जितनी बारीक होगी हम कहते हैं उसकी पिच हाई है, और जो कोई आवाज जितनी मोटी होगी उसकी पिच उतनी ही लो होगी। उसके बाद जो पिच है वो डिपेंड करती है साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई पिच की आवाज होगी, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि उसकी जो पिच है वो कम होगी। यहां पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज, और इसको इस तरह H और Z से शो किया जाता है। तो जो हाई पिच वाली आवाज है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लो पिच वाली जो आवाज है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आप एक इस तरह बॉक्स के ऊपर स्ट्रिंग को बांधें, और उस स्ट्रिंग की देखिए अभी इस वक्त उसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम है। तो जब आप इसको वाइब्रेट करवाएंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम होगी और पिच आवाज की कम होगी। लेकिन आप अगर इसके नीचे पेन रख के इसकी लेंथ को कम कर दें, अब जब आप इसको वाइब्रेट करवाएंगे तो इसमें से ज्यादा पिच की आवाज निकलेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं जो पिच है वो टोटली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके जी, अगली जो बात है हम बात करते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस जो है वो आवाज की वो प्रॉपर्टी है जो उसको बुलंद या आहिस्ता आवाज में फर्क करती है। जैसे ढोल की आवाज बहुत बुलंद होती है उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है, और अगर कोई एक दूसरे के कान में बात कर रहा है, विस्पर कर रहा है, तो उसकी लाउडनेस कम होगी। तो ऊंची और कम आवाज के दरमियान जो फर्क है उसको हम लाउडनेस कहते हैं। यहां पर आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, ये एक बड़ी फनी सी पिक्चर है कि आपके पास एक आम बर्ड की जो आवाज है उसकी लाउडनेस कम होती है, वो आहिस्ता आवाज होती है। बट अगर वो उतनी ही ज्यादा आवाज को ज्यादा जोर से बोलता है, बड़ा मुंह खोल के बोलेगा, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो साउंड का ज्यादा प्रोड्यूस होगा और वो आवाज भी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवाज की लाउडनेस है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। जैसे पीछे हमने बात की थी कि आवाज की पिच जो है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बट जो आवाज की लाउडनेस है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा आवाज उतनी ही लाउडर होगी, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा आवाज उतनी ही सॉफ्ट होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लाउडनेस जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो मेजरली जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है, पहली बात हमने एम्पलीट्यूड किया, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, जितना एम्पलीट्यूड कम लाउडनेस उतनी कम। और सेकंड है वाइब्रेटिंग जो बॉडी है उसके सरफेस एरिया पर, कि जो साउंड सोर्स है उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है। इसकी अब सिंपल से मिसाल ये समझ लें, अगर आपके पास छोटा ढोल है, इतना सा ढोल है, तो उसकी लाउडनेस कम होगी, और अगर बड़ा ढोल है तो चूंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा लाउडनेस कम होगी, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा है डिस्टेंस, कि आप साउंड सोर्स से कितने फासले पर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीकर के बिल्कुल करीब खड़े हैं तो आपको वही आवाज बहुत लाउड सुनाई देगी, और अगर आपका डिस्टेंस स्पीकर से ज्यादा हो जाता है, जितना आप दूर खड़े होंगे वैसे वैसे आपकी लाउडनेस भी कम होती जाएगी। और चौथी चीज है सेंसिटिविटी ऑफ एयर, कि आपके कान की सेहत कैसी है। जैसे मोस्टली जो एज्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके कान कमजोर हो चुके होते हैं, तो उनको नॉर्मल आवाज भी बड़ी कम सुनाई देती है। तो लाउडनेस जो है वो कान की हेल्थ पे भी डिपेंड करती है कि आपके कान कितने सेंसिटिव हैं। ओके जी, अब कुछ कॉमन फिनोमिना है साउंड के, और मैं फर्स्ट वन इज एको। एको मतलब गूंज है। अगर आप किसी खाली कमरे के अंदर खड़े हो और आप कोई आवाज पैदा करें, कुछ बोले, तो आपको अपनी आवाज दोबारा सुनाई देगी। या आप किसी खाली वादी में पहाड़ों के दरमियान खड़े होकर बोले तो आपको आपकी आवाज दोबारा सुनाई देगी। इसको हम साउंड की एको कहते हैं। तो आवाज जो लौट के हमारे कानों में वापस आती है उसको हम एको ऑफ द साउंड कहते हैं। इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कोई भी साउंड को डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं, दो आवाजों में अगर फर्क करना चाहते हैं, तो उनके दरमियान कम से कम जो टाइम गैप वो 0.1 सेकंड होना चाहिए। अगर दो आवाजों के दरमियान 0.1 सेकंड से कम गैप होगा तो आप उन दो आवाजों में फर्क नहीं कर पाएंगे। 0.1 सेकंड से ज्यादा का टाइम गैप होगा तभी आप दो आवाजों को फर्क कर पाएंगे। इसलिए
एको सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर्स का 17 मीटर का डिस्टेंस लाजमी है आवाज का और जो बैरियर है उसके दरमियान। सोर्स और बैरियर में कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होगा, तब आप एको को सुन पाएंगे, तब उनके दरमियान कम से कम 0.1 सेकंड का गैप प्रोड्यूस होगा और आप उसको सुन पाएंगे। तो एको प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक जो आपका साउंड सोर्स और जो आपका बैरियर है उसमें एटलीस्ट 17 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो लाजमी है, अदरवाइज एको प्रोड्यूस नहीं होगी। सेकंड थिंग इज, जब तूफान आता है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो आप देखते हैं कि आपको जो बिजली चमकती हुई पहले नजर आ जाती है, जबकि उसकी आवाज जो है वो कुछ देर बाद आती है। हालांकि वो आवाज, गड़गड़ाहट की वो आवाज और बिजली का चमकना दोनों फिनोमेना एट द सेम टाइम प्रोड्यूस होते हैं, बट हमें बिजली चमकती हुई पहले नजर आती है लेकिन उसकी जो आवाज है वो बाद में आती है। उसकी वजह यह है कि जो लाइट है वो साउंड की निस्बत ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है, इसलिए हम बिजली को पहले देख पाते हैं जबकि जो उसकी आवाज है उसको हम बाद में सुनते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। आप कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज हर्ट्ज, Hz इज द यूनिट ऑफ, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इन टिक्स पे गौर ना कीजिएगा, ये जो बुक जो बच्चों ने भेजी है उन पे उन्होंने टिक्स लगाए हुए कुछ गलत भी हैं, बट द राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। टू हेयर द एको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड ऑब्स्टिकल शुड बी 17 मीटर, 17 मीटर का डिस्टेंस होगा तो हम एको को सुन पाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो पी सिस्मिक वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। वैसे ये हैरानकुन बात है, उन्होंने ये ऑप्शन दिए हुए क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर पी सिस्मिक या एस सिस्मिक वेव्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। पी सिस्मिक वेव्स वो होती हैं जो मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, जब एस सिस्मिक है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए हम पी सिस्मिक वेव्स को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अगर विच हैज द हाईएस्ट पिच ऑफ द साउंड, तो लाइन रोर, विस्लिंग साउंड, ट्रेन हॉर्न, ट्रैफिक नॉइस में से जो पिच जिसकी ज्यादा होगी वो विस्लिंग की साउंड, उसकी पिच जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ वेव हैज 3 क्रस्ट एंड 3 ट्रफ्स। अब हमारे पास एक ऐसी वेव्स है जिसमें 3 क्रस्ट है, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूं इफ पॉसिबल। 3 क्रस्ट है और 3 ट्रफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बेसिकली 3 वेव्स है। तो जब ये 3 वेव किसी एक पॉइंट में से गुजरेंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हर्ट्ज होगी। साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू, साउंड वेव किस में से नहीं गुजर सकती, तो वैक्यूम में से साउंड वेव्स नहीं गुजर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए है और इसलिए ये वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। Which of the following animal has the lowest pitch of the sound? Sparrow, dog, cat, mosquito में से lowest pitch किसकी होगी? मस्कीटो की पिच जो है वो सबसे लो होती है। अब आगे, if the frequency of sound is double but amplitude of the sound wave is kept constant। आपके पास एक वेव है, उसकी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम रखते हैं, तो उसका आप चूंकि एम्पलीट्यूड आप चेंज नहीं कर रहे तो एम्पलीट्यूड, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, वो आप चेंज नहीं कर रहे तो लाउडनेस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, बट पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो पिच भी डबल हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनमें से कौन सी वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव इज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है 1/f मल्टीप्लाई बाय f, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। सो द आंसर इज 1। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।